बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बड़ी खबर, बड़ा दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद तकरीबन 90% बड़े सीनियर रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद कर दिए गए हैं आरओज़ की जानिब से। और हुआ वही जिसका खदशा था। पिछले हफ्ते यानी इतवार के रोज़ मैंने यह खबर अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के वाले से एक प्लान बन चुका है। कुछ इंस्ट्रक्शंस गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऊपर से नीचे तमाम आरओज़ को कि करना क्या है, स्क्रूटनी के अमल को सख्त करना है। जो मैंने खबर दी थी एज इट इज़ वो चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक हफ्ता पहले मैंने क्या बात की थी। मैं जरा आपको सुना देता हूँ एग्जैक्टली हमने क्या खबर दी थी। अली अमीन गंडापुर हो गए, आजम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को स्क्रूटनी के अमल में बाहर कर दिया जाएगा। वो जो मैं प्लान की बात कर रहा था कि पीटीआई के बहुत सारे बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो हैं वो आउट हो जाएंगे इंतखाबी रेस से। पहले नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिए गए, उस स्टेज पर रुकावटें डाली गई। अब स्क्रूटनी का जो अमल है, जांच पड़ताल के प्रोसेस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कैंडिडेट्स को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। चूंकि आज ही मुझे ये इत्तलात मिली है इलेक्शन कमीशन के करीबी जराए से, वो ये बताते हैं कि बाकायदा ऑनलाइन जो है वो सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। आरओज़ और डीआरओज़ को ये सख्त इंस्ट्रक्शन जारी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि स्क्रूटनी के मामले पे आपने बहुत ज्यादा सख्ती करनी है। सख्ती किसके लिए होगी? ज़ाहिर पीटीआई के लिए होनी है। और किसके लिए होनी है? तो ये जनाब आपने सुन लिया। जो हमने 6 रोज़ पहले मेरा व्लॉग जो है वो मौजूद है 6 रोज़ पहले का, इतवार के रोज़ का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्लान के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को, मुतअद्दिद कैंडिडेट्स को इंतखाबी दौर से बाहर कर दिया जाएगा आरओज़ की जानिब से। और वही हुआ। और इस पर जनाब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि बड़ी ही कमज़ोर और बड़ी बोधी दलील देकर तहरीक इंसाफ के लोगों को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया है। कहीं एक दो जगहों पे तहरीक इंसाफ की गलती है, लेकिन वो सिर्फ एक दो हल्कों का मामला है। वो टेक्निकल चीज़ होती है, वो बाद में अंडू भी हो सकती है। लेकिन जो एक इंटेंट नज़र आया, उसी बेसिस पे बाकी लोगों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो रहे हैं, पीटीआई वालों के रिजेक्ट हो रहे हैं। और कुछ इतने मुज़ाहका खेज किस्म के, कुछ इतने कमज़ोर रीजनिंग और कमज़ोर दलाइल के साथ जो है नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं कि हंसी आती है इन लोगों के ऊपर, जिनके यानी कि जो इतनी अहम जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं कि वो रिटर्निंग अफसरान है इस इलेक्शन को, उन्होंने सुपरवाइज करना है। मैं ज़रा आपको कुछ केसेस आपके सामने रखता हूँ। एक तो ऑब्वियसली इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए, मियांवाली से भी और लाहौर से भी। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। ये मामला ज़रा सा ट्रिकी है। शाह महमूद कुरैशी की पूरी फैमिली के उड़ा दिए गए। चले, शाह महमूद कुरैशी पे आप कहते हैं साइफर केस है, हालांकि अंडर ट्रायल मुलजम के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट नहीं हो सकते जब तक बंदे को सजा नहीं हो जाती। शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता नहीं है किसी केस के अंदर, लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए। चले, ज़ैन कुरैशी हाइडिंग में, चले आपने कोई केस उन पर डाल दिया। मेहरबानो कुरैशी के ऊपर तो केस ही कोई नहीं है, उनके भी नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। वो और वो डिपेंडेंट भी नहीं है डायरेक्टली शाह महमूद कुरैशी अपने भाई के ऊपर। इनके ऊपर अगर केस है तो उनके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं बनता, लेकिन रिजेक्ट कर दिया, पूरे कुरैशी खानदान को उड़ा दिया गया। फिर जनाब में एक और जो यहाँ पे बड़ा कमाल एक काम किया है जनाब रिटर्निंग अफसरान ने, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के 54 अरकान को, 54 कैंडिडेट्स को शेड्यूल 4 में डाल दिया गया। रातों रात तहरीक इंसाफ के 54 लोगों को शेड्यूल 4 में डाल दिया गया। अब क्या आइन के अंदर या कानून के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश है? आइन या कानून रोकता है कि शेड्यूल 4 वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देनी? ऐसी कोई कदगन, कोई रुकावट नहीं है। पहले तो आपने शेड्यूल 4 में डाले क्यों है? वजह क्या है? अमूमन जो दहशतगर्द होते हैं, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, यानी कि जो दहशतगर्द या किसी भी किस्म के क्रिमिनल, उनके हवाले से कोई एक्टिविटी का डर होता है, उन्हें शेड्यूल 4 में डाला जाता है। लेकिन ये जो आपने 54 बंदों को चले रातों रात आपने डाल भी दिए शेड्यूल 4 के अंदर, जस्ट इसलिए कि इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाए। कोई आपको रीज़न नहीं मिल रही थी। मैं आपके माफ़ कीजिएगा, एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मौलाना लुधियानवी साहब, शेड्यूल 4 में इनका नाम, मगर इलेक्शन लड़ते रहे। तो ये कैसे हो गया जनाब? इस चीज़ को तहरीक इंसाफ ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज करने का फैसला किया है, 54 के 54 लोगों ने, और इनका चैलेंज करना बनता है। और मुझे लगता है कि रिलीफ इन्हें मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा अली मोहम्मद खान, ये एक और बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है बदनीयती की, एक प्लान की, कि जनाब एक प्लान के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। अली मोहम्मद खान पे जनाब ये इल्ज़ाम लगा है, उन पर एतराज़ ये लगा है कि अली मोहम्मद खान ने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया कि जिस पार्टी के टिकट पे वो अप्लाई कर रहे हैं। अब ज़ाहिर अली मोहम्मद खान ने एस्पायरिंग, तो वो ज़ाहिर कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए वो है कि वो इलेक्शन आप कहाँ से लड़ रहे तरीके हिसाब से लड़ो। इंडिपेंडेंट तो वो नहीं लिख सकते थे ना अपने नॉमिनेशन पेपर के ऊपर। तमाम कैंडिडेट्स को पार्टी टिकट अवार्ड होने हैं 13 तारीख को, 13 जनवरी को।
तो अभी अली मोहम्मद खान कैसे पार्टी का टिकट अपने साथ लगा दे, पार्टी का सर्टिफिकेट कैसे वो साथ लगा दे कि भाई मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ? अभी तो किसी पार्टी ने किसी कैंडिडेट को टिकट दिया ही नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा मजाक था जनाब अली मोहम्मद खान वाला। फिर उन्होंने कहा जी कि ये हल्के का रेजिडेंट नहीं है। ये एक और इंतहाई बोधी किस्म की दलील, इंतहाई कमज़ोर दलील, और यहाँ भी बदनीयती नज़र आती है। क्या शहबाज शरीफ साहब जो कराची से इलेक्शन लड़ रहे जाके, क्या वो उस हल्के के रेजिडेंट हैं? बाकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो उस हल्के के रेजिडेंट हैं? मरियम नवाज लाहौर के बाद वो लड़ रही है सरगोदा से भी, कसूर से भी, क्या वो यहाँ की रेजिडेंट है? एक बंदा 3 हल्कों से जब इलेक्शन लड़ता है या 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ता है, वो 5 हल्कों का रेजिडेंट नहीं हो सकता। आइन के अंदर, कानून के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर शर्त ये होती है कि उस बंदे के जो तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा हैं, उन 2 का उस हल्के से होना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जो मैं बात करता टेक्निकल एक मामला है इमरान खान का और लतीफ़ खोसा का, उसमें मैं आऊँगा, बाद में बात करेंगे। फिर शेख रशीद के ऊपर एक बड़ी ही मुज़ाका खेज़ किस्म का लगाया गया जनाब, वही जो पहले परवेज़ रशीद के साथ एक हुआ था जनाब, उस वक्त भी जा रहा है, उन्हें आउट करना था चेयरमैन सेनेट की दौड़ से। शेख रशीद के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि उन्होंने मरी में गेस्ट हाउस में स्टे किया था, वहाँ का बिल अदा नहीं किया। भाई कमाल है, वो बिल जो है निकाल के कहीं से ले आए। अच्छा, शेख रशीद ने एक बयान भी दिया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। वो कहते हैं कि लगता है कि जो मेरा चिला था उस पर मुझसे कोई बेदबी हो गई है, इसलिए मेरे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। दिस इज़ वेरी फनी, क्वाइट फनी, बट फनी तो नहीं कह सकते। सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, बड़ी अफसोसनाक है कि इलेक्शन जिसके बाद हम मुल्क में सियासी इस्तेकाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सियासी इस्तेकाम मुझे नहीं समझ आती वो कैसे आएगा इस इलेक्शन के बाद, इस तरह के इलेक्शन, इस तरह के भोंडे इलेक्शन के बाद। अच्छा, एक और मामला असद कैसर का। दिस इज़ अगेन वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी फनी। असद कैसर के मामले में ये इल्ज़ाम लगाया गया, आरओ ने अपने फैसले के अंदर लिखा है कि जी असद कैसर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि असद कैसर ने आइन पर अमल नहीं किया जब उन्होंने रूलिंग दी थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, कौमी असम्बली की जब वो स्पीकर थे, उन्होंने रूलिंग दी थी जनाब के उस वक्त की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी उसके खिलाफ। तो अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप बंदों को लटकाना शुरू कर देना, ऐसी ऐसी खौफनाक ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं कि बड़ी बड़ी दुनिया फिर लटक जाती है। फैसलों के ऊपर, फैसले के ऊपर किसी को आप पेनलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप किसी बंदे को पेनलाइज नहीं कर सकते। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो 2 रोज़ पहले ऑब्जर्वेशन दी थी कि निगरान हुकूमत के नीचे बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये लोग इलेक्शन को डिरेल करना चाहते हैं, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर तो फिर पूरी निगरान हुकूमत जो आज की बैठी हुई है वो सारी की सारी उसका उड़ना बनता है, उसका घर जाना बनता है, अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन को अगर आप मेरिट या बुनियाद बनाते हैं। फिर जनाब दोस्त मजारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिप्टी स्पीकर थे पंजाब में, लेकिन साइड चेंज कर दी थी, तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट चले गए थे, नून लीग के साथ चले गए थे। लेकिन जाहिर है वो ज़ाहिरन नहीं गए थे, वो खुफिया तौर पर गए थे। उन्होंने जो उड़ाया था सारी जनाब, उन्होंने वहाँ भी एक रूलिंग दी थी, उन्होंने भी जो लेटर था अपना चौधरी शुजात हुसैन साहब का अपने बंदों के बारे से, अपने MPs के बारे से, तो उस पर भी फिर अदालत की ऑब्जर्वेशन आई थी कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया, उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया। ये उनके रिवर्स है कि आइन को एब्रोगेट किया इन्होंने, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए। फिर नवाज शरीफ साहब के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं। वो मियां नवाज शरीफ साहब जो कि आज के दिन तक जब नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत फैसला मौजूद है, वो फैसला अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ। फैसले के हवाले से कोई भी किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी नहीं की। जो नाअहली है 62(1)(f) के तहत वो ताहयात ही है। एक इलेक्शन एक्ट पास करके, इलेक्शन एक्ट के हवाले से नहीं, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करके आप आइन की किसी भी जो उसकी होती है आइन की स्पिरिट होती है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। यानी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। आपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करके आपने कह दिया मियां नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो 5 साल, अपने तायात नाअहली खत्म करके 5 साल कर दी, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आरओ साहब को देखना चाहिए था कि वो 2 जनवरी तक वो होल्ड कर सकते थे या मुस्तरद भी कर सकते थे। बाद में वो ले लेते रिलीफ जाके किसी जो ट्रिब्यूनल्स बैठे होंगे उनसे जाके कि भाई एक बंदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है कि ये ताहयात नाअहल है। तो आरओ साहब ने जब तक 2 जनवरी को बैठना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वाले से फाइनल अपनी राय देनी है भाई कि नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात है या 5 साल के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया, जिसने फैसला दिया था आरओ साहब ने उठा के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर दिए। तो ये एक पूरा प्लान है, एक ग्रेटर प्लान है। इमरान खान तो कहते हैं ये लंदन प्लान के तहत हो रहा है। बहरहाल एक प्लान तो एग्जिस्ट कर रहा है, वो लंदन प्लान है या लाहौर प्लान है या पाकिस्तान प्लान है, इस्लामाबाद प्लान है, वट एवर जो भी प्लान है
उस प्लान के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, उसी के तहत ये सारा कुछ किया गया है। अब मैं आपको एक और चीज़ जो है, इमरान खान का मामला बड़ा ट्रिकी है। इमरान खान के जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं लाहौर से, मियाँ वाली से, लाहौर में तो मैं कहूँगा कि तहरीक इंसाफ की थोड़ी सी गलती है। इस लिहाज से गलती है कि जो तजवीज़ कुनंदा था इमरान खान का, वो उस हल्के का नहीं था। अब ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा का मुतल्लिका हल्के से होना ज़रूरी होता है कि वो उस हल्के का वोटर हो। अब इसमें पीटीआई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं जी कि ये हल्का बनियों से पहले ये इसी हल्के के वोटर थे। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल 200% दुरुस्त है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। जो इमरान खान का और लतीफ़ खोसा का जो तायीद कुनंदा था, वो उस हल्के का नहीं है, वो किसी दूसरे हल्के में उसका वोट है। अब लतीफ़ खोसा साहब का भी यही मौक़िफ़ है, इमरान खान के वकील का भी यही मौक़िफ़ है कि ये दोनों के जो तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा थे, दोनों ये इसी हल्के के वोटर थे। लेकिन हल्का बंदियों में इनका हल्का तब्दील हुआ, नई पोलिंग स्कीम के अंदर इनका हल्का तब्दील हो गया, ये दूसरे हल्के में फेंक दिया गया उठा के। अब उसमें पीटीआई को तो नहीं पता कि भाई ये क्या हुआ, कैंडिडेट को तो नहीं पता, लेकिन हाँ तहरीक इंसाफ के साथ ये काम पहले हो चुका है। जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा के खिलाफ जमशेद चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे लाहौर से परवेज़ मलिक साहब वाले हल्के के ऊपर, तो उस वक्त जमशेद चीमा साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे। डिस्क्वालीफाई इसलिए हुए थे कि उनका तजवीज़ कुनंदा या तायीद कुनंदा उस हल्के का वोटर नहीं था। जब पीटीआई के साथ पहले काम हो चुका है, तो इस मरतबा वैसे भी आपको पता है कि अगले मौके की तलाश में थे। अज हद एहतियात का किया जाना बहुत ही ज़रूरी था। नहीं, थोड़ी सी पे कोताही हुई है लोगों से कि उन्हें थोड़ी सी एहतियात ज़रा मज़ीद करनी चाहिए थी। बाकी इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर के ऊपर जो मज़ीद 2 एतराज़ात लगे, एक एतराज़ यह है कि जो सुप्रिटेंडेंट है अडयाला जेल के, उनकी जानिब से अटेस्टेशन नहीं की गई, तो करनी थी सुप्रिटेंडेंट को। इमरान खान खुद तो अटेस्टेशन नहीं करवा सकता था ना, ये तो करनी चाहिए थी। ये भी यहाँ भी बदनीयती आपको कहीं ना कहीं नज़र आती है। फिर तीसरा एतराज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि ये वो वैलिड है। वो है जनाब, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया था 8 अगस्त को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं तोशाखाना केस के फैसले की रोशनी में। अच्छा, अभी तक इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील की हुई है इस फैसले के खिलाफ, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है इस मामले को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उन्होंने एक पटिशन की थी आज से 3-4 रोज़ पहले कि भाई इस मामले को सुन लिया जाए 30 दिसंबर से पहले। और इसी खदशे की वजह से कहा जा रहा था कि आप सुन लें कि अगर इस पर बेंच बांध के सुन लिया जाता पीटीआई का मौक़िफ़ तो शायद बच जाते इमरान खान, लेकिन नहीं सुना गया क्योंकि इंसाफ छुट्टियों पे था, वो नहीं सुना गया तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या ये चलेगी? मैं समझता हूँ कि जिन 90% सीनियर रहनुमाओं के या बाकी लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं, इनकी तादाद सैकड़ों में बनती है। इनमें से मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग वापस आ जाएंगे। जितनी कमज़ोर ग्राउंड्स के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन की गई है, ये बहुत ही कमज़ोर हैं। ये अदालत के अंदर या ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये स्टैंड नहीं कर पाएंगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि आरओज़ ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। पीटीआई का एक यानी कि स्टेप के ऊपर आरओज़ जो है, वो तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था, तहरीक इंसाफ का जो स्टैंड था कि इन आरओज़ के नीचे इंतखाबात नहीं होने चाहिए, जो इंतज़ामी अफसरान हैं इनके नीचे बतौर आरओ इंतखाबात नहीं होने चाहिए, वो एक हर गुजरते दिन के साथ वो इस चीज़ को दुरुस्त साबित कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त साबित कर रहे हैं जनाब कि वो तहरीक इंसाफ का एतराज़ 200% जायज़ था कि आज उनके साथ वही कुछ हो रहा है जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी जनाब चीज़ें हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर, सारे सिनेरियो के अंदर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। वैसे पहले तो लड़ाई तहरीक इंसाफ की कहीं और थी, लेकिन अब मुझे मुल्क के अंदर एक और 2 बड़े इदारों के दरमियान एक टसल जो है वो शुरू हो चुकी है, एक सर जंग शुरू हो चुकी है। और इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है? चूँकि तहरीक इंसाफ की जो इदारों के साथ लड़ाई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है, उसकी बेनिफिशरी तो नून लीग बनी हुई है, लेकिन एक और लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या उसकी बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ बन सकती है? आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।